औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आए अल्लाह, तेरे लिए ही तमाम तारीफ है इस बात पर कि तूने गुनाहों के जानने के बाद पर्दापोशी की और हालात पर इतला के बाद आफियत व सलामती बख्शी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि इंसान इल्म से बेहतर कोई तरका छोड़कर नहीं जाता और आदाब से बेहतर कोई लिबास नहीं है जो ज़माना के हालात के एतबार से बदलता रहता है। फ़िक्र इंसान के मालूमात का बेहतरीन वसीला है। जिस तरह शफाफ आईना में शक्ल देखी जा सकती है। आज मोरखा 17 जमादी ओसानी 1442 31 जनवरी 2021 बारोज़ एतवार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाफज़ले रब्बी हम अपने दर्स का आगाज कर रहे हैं जिसमें पार्ट 20 है, 20वां हिस्सा ट्रायल का। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोसीजर में स्टार्ट के स्टेप्स बताएंगे, कमेंसमेंट जिसे कहते हैं। पार्ट 6 है, इंक्वायरी की हद तक मामलात अंजाम को पहुंच गए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इंक्वायरी में जितनी भी चीज़ें दीगर आएंगी मैजिस्ट्रियल वर्क में वक्तन फ़वक्तन ज़रूर बताते जाएंगे। अब क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, आप लोगों ने एपिटाइजर को सुना, देख रहे हैं। साइंस की तारीफ, साइंस में वर्ल्ड आ गया सिस्टम, लॉजिकली सीखना समझना। शोबे कानून बाकायदा एक साइंस बन चुकी है, साइंस की तारीफ में आती है। सिस्टम क्या है? नज़म, ज़ब्त, तरीका, असूल, कवायद, ज़ाब्ता जिसके ताबे किसी काम को किया जाए। पूरे पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉ का एक बाकायदा निज़ाम है जिसके तहत एक प्रोसीजर तरीक़ाकार चलता है। मुतद्दद बार आपको बता चुके हैं, FIR से काम शुरू होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उससे पहले अफेंस होता है, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ता है। अब उसमें शुरू में साबका दर्स बिलखसूस आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस बताई थी। कॉग्निजेंस क्या होती है, जुरिस्डिक्शन क्या होती है। वेरी सिंपल, एक सादा अल्फाज में इसका कंसेप्ट देख लें फर्क की बजाय। कॉग्निजेंस में जुरिस्डिक्शन आ जाती है। कॉग्निजेंस क्या है? कॉग्निजेंस वेरी सिंपल, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इलाका मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो ही कोई डॉक्यूमेंट आता है, पुलिस रिपोर्ट आती है, चालान जिसे कहते हैं, इखराज रिपोर्ट आती है, अदम पता आता है या रिमांड आ जाता है, वो कॉग्निजेंस लेते हैं बतौर मजिस्ट्रेट, पर्सोना डेजिग्नेटा अख्तियार इस्तेमाल कर जाते हैं कि वो उनके ट्राइबल है या नहीं, अफेंस बनता है या नहीं बनता। जब इलाका मजिस्ट्रेट साहब दौरान रिमांड मुल्जिम को डिस्चार्ज कर दें कि अफेंस ही नहीं बना,
ये उनकी इनहेरेंट पावर है जो कानून ने इन्हें दी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इलाका मजिस्ट्रेट साहब की बतौर पर्सोना डेजिग्नेटा इस पावर को तस्लीम किया है, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। शराइत ये हैं, बामुताबिक कानून ऑर्डर हो, जस्टिफिकेशन हो, वैलिड हो। वेरी सिंपल, जब जुर्म ही नहीं बना उन हालात में इस अख्तियार का इस्तेमाल किया गया, जैसे बहादुर वर्सेस स्टेट वाले केस में हमने पढ़ा था। जुरिस्डिक्शन क्या है? ये एक पावर है, अख्तियार है। जब देखते हैं कि जी ये मेरी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती, इसको फर्दर मैंने प्रोसीड करना है या नहीं करना। फर्ज क्या, सिरे से एक जुर्म ही नहीं बन रहा, ये उनकी जुरिस्डिक्शन है, कर दें फैसला जो बनता है बामुताबिक कानून। वजह क्या है इस फैसले की कि कानून ने उन्हें ये अख्तियार दिया हुआ है। बासूरत दीगर जुरिस्डिक्शन में क्या करेंगे, कई दफा मिसालें दे चुके हैं आप लोगों को। बेटा 9C का केस है, 302 का केस है। 302 में फर्ज किया 2 या 3 अशखास का कत्ल हुआ है, मुल्जमान से बरामदगी हो चुकी है। बामुताबिक कानून बेहतरीन केस है ट्रायल का फिट। अब इसका ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने ट्रायल करना है। इन हालात में इलाका मजिस्ट्रेट साहब चालान सेशन कोर्ट भिजवा देंगे। जो होगी जुरिस्डिक्शन। फर्क आप लोग देख लीजिएगा, केस लॉ के हिसाब से आप लोगों को बताया था कॉग्निजेंस और जुरिस्डिक्शन में फर्क। अब उसके बाद आ जाएं, हमने कुछ अल्फाज पढ़े थे, समझे थे, देखे थे, फंक्टस ऑफिशियो और इप्सी डिक्सी। अब ये जो लफ्ज है ना इप्सी डिक्सी, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। केस लॉ डेफिनेशन है इसकी, ओपिनियन इप्सी डिक्सी ऑफ पुलिस का लुगवी मफहूम क्या है केस लॉ के हिसाब से। इसका लुगवी मफहूम है ओपिनियन ऑफ द पुलिस। ये बाइंडिंग नहीं है अदालत पर। फैक्ट्स आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं जिन पर इलाका मजिस्ट्रेट साहब ये लिखते हैं या ऑनरेबल सेशन कोर्ट ये लिखती है या ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये अल्फाज लिखती है। अब देखें ना, कॉग्निजेंस को हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से देखा, एक एक चीज को फर्क के साथ। दूसरा जुरिस्डिक्शन को आप लोगों को बता दिया। अब इप्सी डिक्सी ऑफ पुलिस क्या है, ओपिनियन ऑफ पुलिस इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। ये हमारा एक बेसिक सेटल्ड लॉ है। अब कैसे ओपिनियन ऑफ पुलिस, मिसाल दे रहे हैं, FIR हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। अब मुल्जमान है टोटल 2 नामजद। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब ने उनको कॉलम नंबर 2 में रख दिया, बेगुनाह। बेगुनाह से मुराद ये है कि तफ्तीशी अफसर साहब ये फरमाते हैं कि जी ये 2 अशखास के खिलाफ एविडेंस सफ़े मिसल पर नहीं है, इनोसेंट हैं ये शहादत के एतबार से। अब इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने FIR देखनी है, इन्वेस्टिगेशन देखनी है। अगर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पुलिस ने तफ्तीश सही नहीं की, अब ये आप ऐसे समझें ओपिनियन ऑफ पुलिस में ये कॉलम आ जाएगा, पुलिस रिपोर्ट आ जाएगी। इलाका मजिस्ट्रेट साहब इसकी कॉग्निजेंस लेंगे 173 को के हिसाब से, 190 के हिसाब से। फिर वो लिखते हैं सारे ब्रीफ फैक्ट्स वगैरह लिख के कि ये इन्वेस्टिगेशन उन्हें बज़ाहिर ठीक नहीं नजर आई, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। उस वक्त ये अल्फाज बोले जाते हैं, इप्सी डिक्सी ऑफ पुलिस इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। फिर वो उनकी समनिंग कर लेते हैं कॉग्निजेंस लेकर कि जब पुलिस ने नॉर्मल एक जनरल जो प्रोसीजर है CRPC का, तफ्तीशी अफीसर साहब ने उसको डेविएट किया। अब ये ऑनरेबल सेशन कोर्ट भी अल्फाज लिखती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जब मामला नीचे से ऊपर जाता है। अब इसको केस लॉ के हिसाब से हम देखें। अब बेटा ये शुरू में जैसे आपको बताया ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल का प्रोसीजर क्या होता है।
उसको भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले यही इप्सी डिप्सी वाला जरा देख लें थोड़ा सा। फंक्टस ऑफिशियो भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये। अब ये देखें, ये हमारा था ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट का फैसला है 2019 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल, पेज है 1634 में रिपोर्टेड। और ये जो हमारा पाकिस्तान का क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, इसमें आप लोगों को सिलेबस में इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट भी बताया था 2005 का। ये हमारा सेंट्रल स्टैट्यूट है, पूरे पाकिस्तान पर लागू है। अब इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। अब उसमें सीआरपीसी के ये दो सेक्शंस लिखे गए हैं, 265 के और 561 ए कैपिटल। बेटा ये कुछ सेक्शंस हैं हद से ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, उनको हमेशा के लिए जहन में रख लें, उनका कंसेप्ट बना लें। 249 ए कैपिटल, 265 के कैपिटल, 561 ए कैपिटल। 249 ए कैपिटल ये इलाका मजिस्ट्रेट साहब के लिए है प्रोविजन। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब एक्वेट करते हैं अक्यूज्ड को, एप्लीकेशन आ जाती है 249 ए कैपिटल की। दो ग्राउंड्स हैं, चार्ज इज ग्राउंडलेस व्हेन देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन। वो अगर बरी कर देते हैं, इसके खिलाफ है अपील अगेंस्ट एक्वेटल, डायरेक्ट हाई कोर्ट में है, सेशन कोर्ट में नहीं है। और दूसरी प्रोविजन देखें 265 के कैपिटल, ये ऑनरेबल सेशन कोर्ट की है। जब कोर्ट ऑफ सेशन मुलजिम को बरी करती है तो 265 के का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये बहुत वसी इख्तियार है, इनहेरेंट पावर सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर में ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है। इलाका मजिस्ट्रेट साहब या सेशन कोर्ट, इनके पास इनहेरेंट पावर नहीं है। लेकिन फिर खूबसूरत सवाल आप लोगों के जहन में पैदा होगा कि सर इलाका मजिस्ट्रेट साहब इनहेरेंट पावर तो पर्सोना डेजिग्नेटा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बात ठीक है, सवाल आप लोगों का ठीक है। बेटा वो सीआरपीसी के ताबे करते हैं बतौर मजिस्ट्रेट, 561 ए कैपिटल के ताबे नहीं करते। और ये तीनों सेक्शंस की खूबसूरती देख लेना, रेमेडी तो शुरू से अवेलेबल है। अगर इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने हालात को सही समझा, बामुताबिक कानून वही काम कर दिया जो कल को ऑनरेबल हाई कोर्ट करेगी 561 ए कैपिटल में, या अंडर द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 199, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी कल को, वही काम इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने शुरू में कर दिया। अगर इलाका मजिस्ट्रेट साहब दरखास्त खारिज कर देते हैं 249 ए कैपिटल की, फिर उसके खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन है। इसकी प्रोविजन इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे 435 से शुरू होते हैं, ये 439 वगैरह तक जाती हैं ये। अब हम ये देख रहे थे अल्फाज को कि इप्सी डिक्सी ऑफ द पुलिस नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। अब ये क्वाशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, इसमें 561 ए कैपिटल में पार्टी चली गई। अब ये इसने सेशन कोर्ट ने, ये बेटा ये ना इस्तगासा होता है डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में, इसका इलाका मजिस्ट्रेट साहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। अंडर सीआरपीसी कोई क्राइम हुआ है, अगर पार्टी प्राइवेट कंप्लेंट करेगी सीआरपीसी के ताबे, फिर वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास प्राइवेट कंप्लेंट दायर होगी, वो फिर कोर्ट ऑफ सेशन में भेजेंगे अंडर सीआरपीसी। अगर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के ताबे, मेरे वो बहन भाई जो एडिशनल सेशन जज साहब के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, वो गौर से इस बात को सुन लें कि जब इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के ताबे इसकी एफआईआर नहीं होती, प्राइवेट कंप्लेंट है, ये डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में प्राइवेट कंप्लेंट दायर की जाएगी। उसके बाद फिर ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशन ने रेड विद सीआरपीसी है, ये इसका ट्रायल का प्रोसीजर रेड विद सीआरपीसी है। फर्ज किया वो बरी भी कर देते हैं या नहीं करते, सजाएं हो जाती हैं मुल्जमान को अंडर द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के ताबे। अब उन्होंने दरखास्त दे दी बरियत की, कोर्ट ऑफ सेशन ने
खारिज कर दी। फिर मामला ऊपर गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वहां ये हालात और वाकयात हुए जो आप लोगों को बता रहे हैं। अब इसमें अब ये देखें ना कि मकसद आप लोगों को असल बताना था इसका सही इस्तेमाल इप्सी डिक्सी ऑफ द पुलिस, पुलिस के साथ इसका क्या ताल्लुक है इस लफ्ज का। अब देखें ना, व्हेन कॉग्निजेंस वाज टेकन बाय ट्रायल कोर्ट प्रॉपर कोर्स फॉर अक्यूज्ड पर्संस was to have their early acquittal by resorting to provision of 265 के कैपिटल। वो कहते हैं कि डायरेक्ट आप वहां दरखास्त दें, उसके बाद फिर हमारे पास हैं। अब पार्टीज क्या करती हैं कि जब कोर्ट ऑफ सेशन ने समनिंग कर ली अंडर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के ताबे, ये हाई कोर्ट में चले जाते हैं कि जी हमें बरी किया जाए। फिर हाई कोर्ट उनको वापस भेज देती है कि नहीं भाई, आप पहले 265 के ताबे अपनी रेमेडी अवेल करें। इसमें ये हुक्म दिया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से। अब ये देखें, अक्यूज्ड पर्संस वर टू फास्ट अप्रोच ट्रायल कोर्ट फॉर देयर अर्ली एक्विटल। एप्लीकेशन खारिज कर दी, साफ जरे खारिज ही होनी थी अगर डायरेक्ट आप ऊपर चले जाएं, 265 को एक्सरसाइज नीचे ना करें। उसके बाद क्या है, अब वही बात एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, रूल ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर always speaks of court forum and not person judge and provides remedy of appeal before higher forum. Once a court passes an order, it becomes functus officio। बेटा ये सॉरी, ये functus officio के बारे में है, हमसे गलती हुई, हम आपको बता रहे थे इप्सी डिक्सी का, लेकिन ये चलो सुन ही लें। इप्सी डिक्सी और फंक्टस ऑफिशियो ये ना अक्सर मैंने कई दफा देखे हैं, हमारे सिविल जज के इम्तिहान में आ जाते हैं, क्रिमिनल लॉ के पेपर में, या एडिशनल साइंस जज साहब के इम्तिहान में कई दफा ये तारीफात आ जाती हैं, दीगर इम्तिहानों में भी, कि फंक्टस ऑफिशियो का क्या मतलब है। और ये फंक्टस ऑफिशियो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ये दोनों साइड पे इस्तेमाल होती है, हमारे सिविल लॉ में भी और क्रिमिनल लॉ सिस्टम में भी। अब ये फंक्टस ऑफिशियो है क्या, जब अदालत अपना अख्तियार इस्तेमाल कर ले, मामला अदालत के पास पेंडिंग ना रहे, उन हालात में, सादा अल्फाज में से ये कहा जाता है कि जी जब जज का अख्तियार खत्म हो जाए उस मामले की बाबत जिसका उसने फैसला किया है, तो वो जज साहब फंक्टस ऑफिशियो बन जाते हैं, वो कोर्ट फंक्टस ऑफिशियो बन जाती है उस मामले की हद तक, फिर पार्टी को ऊपर जाना पड़ता है। अब देखें ना, बिकम्स फंक्टस ऑफिशियो and legally cannot re-examine same except to correct an error floating on face of record within review। अब अदालत उसकी नजरसानी नहीं कर सकती। अब देखें बेटा, वेरी सिंपल, इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने मुल्जमान बरी कर दिए, या कोई एप्लीकेशन थी ट्रायल के दौरान आई, उसका फैसला कर दिया। अब पार्टी ऊपर जाएगी, ना कि उनको रिव्यू की दरखास्त देगी, रिव्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, रिव्यू का कंसेप्ट आप नहीं कह सकते, छोटी मोटी जो गलती हो जाती है फिगर के हिसाब से, जिसका मेन केस के डिसीजन पर कोई फर्क ना पड़े, उस हद तक उसको करेक्ट किया जा सकता है। ये है इसका मतलब फंक्टस ऑफिशियो का, ये जो आप लोगों को बेटा बोल के बताया है। अब ये आ जाए, दूसरा केस है हमारा ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट का 2017 MLDI 1993। अब ये 173 को आप देख लें, चालान आ गया इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट एक ही चीज है। कॉग्निजेंस बाय कोर्ट प्रिंसिपल्स, असूल क्या है, इप्सी डिक्सी opinion of investigating officer is not binding upon court। Trial court can take cognizance of offences even in case of negative report। नेगेटिव रिपोर्ट बेटा कैसे, कैंसिलेशन रिपोर्ट आ गई, या अक्यूज्ड प्लेस्ड इन कॉलम नंबर 2 submitted by police that accusation is baseless and no case is made out against the delinquents। इन हालात में पुलिस रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं है, इस वजह से कहा जाता है कि इप्सी डिक्सी ऑफ द पुलिस इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। अब ये उसी को वही जजमेंट है जिसको मजीद ये हेड नोट में इलेबोरेट किया गया है।
अब ये थोड़ा सा देख लें। ग्रीवेंस ऑफ अक्यूज्ड वाज दैट ट्रायल कोर्ट हैड wrongly taken cognizance in the case, though the investigating officer submitted his report under section 173 CRPC in C class। बेटा ये ना थोड़ा सा आपको बी क्लास या सी क्लास ना ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की अथॉरिटीज में ज्यादा नजर आएगा, लेकिन जो हमने आपको क्लासिफिकेशन बता दी थी कौन से कॉलम में किन मुल्जमान का नाम आता है, कॉलम नंबर 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये चालान की शक्ल में। आप इसमें सी क्लास आप ऐसे समझ लें अक्यूज्ड वर डिक्लेयर्ड इनोसेंट बाय द पुलिस, क्या कि जी ये इनोसेंट पाए गए हैं, दे वर नॉट फाउंड इन्वॉल्व्ड इन द केस, लेकिन इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने उनको समन कर लिया, मामला ऊपर चला गया। वहां फिर ये हुआ तय, ये अल्फाज बोले गए कि ओपिनियन ऑफ द पुलिस बाइंडिंग नहीं है अदालत पर। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई, नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, उन हालात में अदालत अपनी राय दे सकती है, पुलिस की राय से डेविएट अदालत कर सकती है। बेटा इसका ये मफहूम है, ये चीज उसी में आ गई। इप्सी डिक्सी को आप देख लें, अ कोर्ट ऑफ लॉ इज नॉट बाउंड बाय द इप्सी डिक्सी ऑफ पुलिस अथॉरिटीज and rather should formulate its own independent views irrespective of the investigation whether or not to charge the accused with a particular crime। अब 302 की कई दफा आप लोगों को बेटा कैंसिलेशन रिपोर्ट बताई है, फर्ज किया 302 की खराज रिपोर्ट आई है, कैंसिलेशन रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास, आप डिसएग्री हो गए, कहा कि नहीं पुलिस ने तफ्तीश ठीक नहीं की, बंदा हुआ है कत्ल। अब ये डिसएग्री करके कोर्ट ऑफ सेशन में भेज देंगे। अब ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या करना है, ट्रायल शुरू करना है। इलाका मजिस्ट्रेट साहब डिसएग्री हो चुके हैं, कई दफा सजाएं हुई हैं, सजाए मौत भी बहुत औकात हो जाती है उसी खराज पर। ये देखें, ये है अदालत का अख्तियार। पुलिस की अपनी ओपिनियन थी, पुलिस का एक अपना प्रोसीजर था, लेकिन अदालत ने अपना ज़ाब्ता अपना तरीकाकार देखना है जो असूलों से प्रिंसिपल से आज तक तयशुदा है। ये है बेटा बात। अब ये हमने देखा इप्सी डिक्सी ऑफ द पुलिस, और इसको हम थोड़ा सा फंक्टस ऑफिशियो को बेटा मजीद जरा थोड़ा सा इलेबोरेट कर लें। ये हमने देखा इसका रूल ऑफ प्रोसीजर वाला, प्रोसीजर लॉ स्पीक्स ऑफ कोड, ये देख लिया था, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट वाला। अब ये मकसद आप लोगों को फंक्टस ऑफिशियो बेटा बताना था, क्रिमिनल लॉ में भी ये टर्म इस्तेमाल की जाती है और सिविल लॉ में भी। अब सिविल लॉ में आप देखें कब किन हालात में हुई है। अभी इसका मफहूम देखें, डॉक्ट्रिन ऑफ फंक्टस ऑफिशियो meant having fulfilled all functions, discharge duties, discharged office, accomplishment of purpose, which resulted in something no longer remaining in force or having authority। जैसे आपने अपना अख्तियार इस्तेमाल कर लिया मुकम्मल, अब पार्टी ऊपर जाए। अब ये सिविल लॉ था हमारा, ये भी ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की अथॉरिटी है। इसके ब्रीफ फैक्ट्स थोड़े से जरा इस तरह देख लें बेटा, आप लोगों को पहले भी बताया था, जो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की हमारा उनका तरीकाकार है ना सिविल सूट्स का, यहाँ हमारे यहाँ तो सिविल जज फर्स्ट क्लास आपकी अनलिमिटेड है ना जुरिडिक्शन सिविल सूट्स के हिसाब से, सिवाय ऑर्डर 37 के, वो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन में सूट दायर होता है, ऑर्डर 37 चेक वगैरह का जो मामला होता है। बासूरत दीगर जायदाद के जितने भी मामलात हैं पंजाब में, हमेशा अगर जायदाद की वैल्यूएशन कितनी है 50 लाख से ज्यादा है, सिविल जज फर्स्ट क्लास आपके पास ट्रायल होता है सिविल सूट का। पढ़ तो हम रहे थे फौजदारी, लेकिन बेटा ये बातें भाई दावे चलो आप लोगों को बता दें, एक रिफ्रेश हो जाता है बंदे का माइंड। 2 अरब की जायदाद है, 5 अरब की, 20 खरब की, जितनी भी पंजाब में सिविल जज फर्स्ट क्लास आपके पास ट्रायल होगा। लेकिन सिंध में इसका तरीकाकार मुख्तलिफ है, वहां फिगर यही 25 या 30 लाख है, इनमें से दो में से एक है। अगर 25 या 30 लाख के ज्यादा वैल्यूएशन हो जाती है प्रॉपर्टी की, फिर ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में डायरेक्ट
सिविल सूट दायर होता है। वहां अक्सर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के होते हैं सूट्स वगैरह। ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में वहां ये हुआ कि प्लेंट ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, उसके खिलाफ फिर रेमेडी जो बामुताबिक कानून बनती है पार्टीज पर, उसी में सिंध हाई कोर्ट में ही चली गई। फिर उसमें ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने फरमाया कि फंक्टस ऑफिशियो अदालत बन चुकी है, पार्टी को नेक्स्ट अप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए, ना कि यहां। इन हालात में इस लफ्ज फंक्टस ऑफिशियो का इस्तेमाल हुआ था। लफ्ज ये 2020 MLD है, इसी ये पिछले साल की है जजमेंट, 820 है पेज ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की। अब ये इसमें आप लोग देख लें हेड नोट इसके क्या बनते हैं। फंक्टस ऑफिशियो बेटा ये हो गए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को सारी बता दी। अब आज हम बाफजल रब्बी शुरू कर रहे हैं इसका कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल का। बेटा गौर से आखिरी सिर्फ ये 2-4 मिनट की बातें हैं, सुन लें, कभी कंफ्यूज जिंदगी में ना होइएगा प्लीज। जुर्म हो गया, FIR हो गई, तफ्तीश हो गई, पुलिस रिपोर्ट आ गई। इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस रिपोर्ट को देखा जो मुख्तलिफ अशकाल में थी। अगर कैंसलेशन रिपोर्ट है, डिसएग्री हो गए तो अक्यूज को तलब कर लिया। प्रोसीजर में SHO साहब को हुक्म कर दिया कि जी आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस और अक्यूज के नाम दें। वो एक लिस्ट आ जाती है कागज पर, इन दोनों लोगों के नाम लिखे होते हैं, मुल्जमान के भी और गवान के भी। तो ये लिस्ट मांगकर अक्यूज को तलब कर लेते हैं। अगर कोर्ट ऑफ सेशन है, इलाका मजिस्ट्रेट साहब चालान भेज देते हैं। अगर इखराज रिपोर्ट है, कैंसिलेशन रिपोर्ट, डिसएग्री करके कोर्ट ऑफ सेशन में भेज दिया। अगर चालान है, अक्यूज्ड हैं कॉलम नंबर 3 या 4 में। लेकिन अमूमन ये एक बहुत बहुत गौर से बात सुन लें, अगर अक्यूज्ड प्लेज इन कॉलम नंबर 2 में है, कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल है, अमूमी तौर पर इलाका मजिस्ट्रेट साहब उस पर फाइंडिंग नहीं देते, देनी भी नहीं चाहिए। वो डोमेन है कोर्ट ऑफ सेशन, इसको देख लेगी जो करना है मामला। अक्यूज्ड बाकी कॉलम नंबर 3 या 4 में है, उनकी एक दफ़ा समनिंग करते हैं। अगर आ जाते हैं तो उनको पाबंद कर लेते हैं कि भाई आप कोर्ट ऑफ सेशन में पेश हों। तो चलान कोर्ट ऑफ सेशन में चला जाता है। फिर कोर्ट ऑफ सेशन कमेंसमेंट करती है ट्रायल की। अब कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल कैसे है, किस तरह होता है बेटा, ये 2 सेक्शंस आज के लिए सिर्फ गौर से देख लें। 241 ए कैपिटल है हमारा CRPC का। अब देखें, नॉट लेस देन 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताएंगे कि मैजिस्ट्रियल ट्रायल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इलाका मजिस्ट्रेट साहब मुल्जमान को प्रोवाइड करते हैं। जब मुल्जमान की तलबी हो गई, मुल्जमान अगर बार जमानत हैं तो वो नेक्स्ट पेशी पर आ जाते हैं हियरिंग पर। अगर जुडिशल कस्टडी में है, जेल से आ जाते हैं, तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। क्या लिखते हैं, ऑर्डर भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको बेटा दिखाएंगे। अक्यूज इन पुलिस कस्टडी, अगर हिरासत में है, अगर ऑन बेल हैं तो लिख देते हैं ऑन बेल, कॉग्निजेंस ले चुके हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं कि जी requisite copies under section 241A capital have been provided या has been provided to the accused person। अब ये not less than 7 days, बेटा ये 7 दिन से ज्यादा, 10 दिन की, 15 दिन की, 10 दिन की, 12 दिन की या 13 दिन की, अगर जुडिशल कस्टडी में है 15 दिन से ज्यादा इलाका मजिस्ट्रेट साहब पेशी नहीं दे सकते, एजार नहीं कर सकते। 344 डील करता है इसको CRPC का। जुडिशल कस्टडी में ये बात लिखी हुई है कि 15 दिन से ज्यादा इलाका मजिस्ट्रेट साहब मुल्जिम को पेशी नहीं दे सकते। अमूमन फिर 12, 13 या 14 दिन की बेटा पेशी होती है, तो वो नकूल कापीज प्रोवाइड कर देते हैं। तो 12-13 दिन के बाद जब मुल्जिम आ जाता है तो फिर उस पर फर्द जुर्म ऐद हो जाता है। चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। जब चार्ज फ्रेम हो गया
तो फिर ट्रायल का बाकायदा आगाज हो गया। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। हमेशा के लिए ये बात जहन में रख लें। मजीद सवालात पैदा होंगे वो फिर इंशाल्लाह ताला बेटा आप कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ, जैसे व्हाट्सएप का बाकायदा सिलसिला शुरू हो चुका है या बाकायदा हमारे क्रिमिनल सिस्टम में भी बेटा जारी रहेगा। अब दूसरी बात, मैंने जानबूझकर दो बेटा अथॉरिटीज भी लिख दी हैं। मजिस्ट्रियल ट्रायल में तो वाजे है नॉट लेस देन 7 डेज। अब सेशन ट्रायल का हमारा क्या तरीकाकार है, गौर से देख लें, समझ लें, लिख लें, लेकिन अच्छे तरीके से हम इन ट्रायल्स को भी देखेंगे। 265B कैपिटल CRPC अल्फाज हैं नॉट लेटर देन 7 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। बेटा जब कोर्ट ऑफ सेशन ने अक्यूज्ड को समन कर लिया, मुल्जमान आ गए, तो ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशन ने चार्ज फ्रेम करना है उन अक्यूज्ड के खिलाफ नॉट लेटर देन 7 डेज। इसकी आप लिटरल इंटरप्रिटेशन अभी देख लेंगे, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है। जजमेंट पर आ जाए, PLD 2003 लाहौर, पेज है 290। 7 days before the commencement of trial, 7 days prior to the commencement of trial। बेटा हमेशा जहन में ये बात रख लें कि ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशन ने 7 दिन का गैप लाजमी रखना है। 7 days prior to the commencement of trial के मिसाल दे रहे हैं बेटा, फर्ज किया कि 1 तारीख किसी भी महीने की है, मुल्ज़िम आ जाता है, उसे नकूल प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो 7 डेज कैसे बनेंगे? आप इसको देख लेना, 8 तारीख या 9 तारीख, उसी हिसाब से 7 दिन का गैप देना लाजमी है कोर्ट ऑफ सेशन के लिए भी। इसको हम इंशाल्लाह ताला मजीद देखेंगे। अगर कोई सवालात वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जैसे आप लोग करते हैं बेटा, इसको लिख लिया करें, इसकी समरी मुझे भेज दिया करें, मैं देख लूँगा लेक्चर्स की तरतीब के हिसाब से। इंशाल्लाह ताला ये फिर चीज़ आप लोगों को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगी। इन गुजारिशात के साथ आप लोगों से बेटा इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।